जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। बिहार की राजनीति में अलग ही सियासी हलचल तेज है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है वार पलटवार करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में अंदर से लेकर बाहर तक हंगामा मचा हुआ है। उसकी तस्वीरें भी लगातार राष्ट्रीय समाचार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में आखिर शुरू क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे की है तो वो है सोशल मीडिया पर वार पलटवार की। एक तरफ जहां आरजेडी नीतीश कुमार को जिंदा लाश बता रही है, दूसरी तरफ जेडीयू ने ये कह दिया है कि अगर आपने भी विकास किया होता तो शायद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप नहीं करते। वहीं लालू प्रसाद यादव पर भी टीका टिप्पणी का दौर जो है वो जारी है। तो अगर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया के सहारे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, वो पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आरजेडी का पोस्ट है और ये जेडीयू का पोस्ट है। पहले आरजेडी ने पोस्ट किया, जिस आरजेडी के पोस्ट में साफ तौर पर यह लिखा था कि जिंदा लाश कुछ समय अगर और गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने लिख दिया कि खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से बाहर निकाल दिया। इस तरीके की जो भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा थे ना, पर स्वार्थ की आग में उन्होंने तो बिहार का विकास नहीं किया। ये सारी चीजें जो अब हो रही है बिहार में, वो राजनीति के स्तर को कौन से स्तर पर पहुंचा चुकी है, ये सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। आज इसी पर बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे बिहार ब्यूरो हेड के राजीव जी। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, ये जो इतना बड़ा सियासी घमासान अब तेज हो गया है, या कह सकते हैं सोशल मीडिया वॉर जो है दो पार्टियों के बीच में जारी है, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? राजनीति का ओछा स्तर इसको कहा जा सकता है या शब्दों का ओछा स्तर को इसको कहा जा सकता है? राजीव जी। जयंती, कबीर की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का ना आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल हुए। देखिए, दरअसल में कबीर ने इसलिए लिखा था 16वीं सेंचुरी में कि आदमी को हमेशा जब भी आप अपनी किसी भी बात को अगर आप बोलते हैं तो संयमित भाषा में आप बात कीजिए, क्योंकि अगर आप संयमित भाषा में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले व्यक्ति पर। लेकिन बिहार की राजनीति का ये दुर्भाग्य देखिए कि बिहार की राजनीति में 2 तारीख से जो बिहार विधानमंडल की कार्रवाई शुरू हुई है, और मैं लगातार सदन की कार्रवाई में मौजूद रहता हूँ। सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है उस समय हंगामा होता है, और जब सदन के भीतर के अगर आप दृश्य को देखेंगी जयंती, तो निश्चित तौर पर सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा जो है वो तार तार होती है, रोज़ तार तार होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज हद उस समय हो गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, फिर आरजेडी उसको ट्वीट करती है, और उसके बाद विधिवत सदन के भीतर और सदन के बाहर आरजेडी के जो विधायक हैं वो जब प्रदर्शन करते हैं तो वो यह कहते हैं कि नीतीश कुमार जिंदा लाश हैं, वो मुर्दा हो चुके हैं। और सिर्फ बाहर ही नहीं, सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, बल्कि सदन के भीतर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि सदन के भीतर भी नीतीश कुमार स्वयं जब अपने मेज पर मौजूद रहते हैं उस समय जाकर के जो आरजेडी के जो विधायक हैं वो इस तरीके की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं और संसदीय टिप्पणी करते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि सदन की गरिमा का तो कोई महत्व नहीं रह जाता है इसके बाद, क्योंकि सदन के सर्वोच्च नेता हैं नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में भी, और बिहार के भी बड़े नेता हैं। लगभग 20-21 साल से वो बिहार में मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, और जनता उन पर भरोसा जताती है। और आप अगर ऐसे मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद फिर राजनीति की परिपक्वता जो है, आप कह सकते हैं कि मैच्योर्डनेस, वो कहीं ना कहीं से विपक्ष के पास नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। आप देख लीजिए, अशोक चौधरी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार काफ़ी करीबी मंत्रियों में इनका नाम जो है वो शुमार होता है। कांग्रेस के यहाँ बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अशोक चौधरी कहते हैं कि कौन माई का लाल इस तरीके की बात बोला है उससे हम फरियाने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, ये कोई रणभूमि है क्या? जनता आपको प्रचंड जनादेश दे करके सदन के भीतर इसलिए बिठा रही है क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है बिहार का, वह देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा होता है। तो आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, प्रदेश स्तर के सबसे बड़े मंदिर में आप बैठे हुए हैं,
और आप अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंदाज़ा आप लगाइए कि आम जनमानस के ऊपर इसका क्या रिएक्शन होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जयंती, वह यह है कि नेता जो है वो सदन के भीतर आते हैं जनता की समस्याओं को उठाने के लिए। प्रश्नावली होती है, अनुसूचित प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई सवाल लेनी चाहिए विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सदन के भीतर में कि ज़्यादातर जो सवाल होते हैं, क्योंकि विपक्ष तो हंगामा करके बाहर निकल जाता है। अभी देखिए कि आज से 2 दिन पहले नितिन नवीन जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बांकीपुर से विधायक हैं, वो सदन के भीतर आए हुए थे और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस समय विपक्ष का एक भी विधायक नहीं था। तमाम विधायक बैकआउट करके निकल गया था सदन के बाहर। क्या संसदीय परंपरा में, लोकतांत्रिक परंपरा में ये चीज़ें क्या शोभा देती हैं विपक्ष को? विपक्ष को इसलिए जनता ने कम विपक्ष को वोट दिया है, विपक्ष में बिठाया है, ताकि आप जनता की समस्याओं को लेकर के लड़िए वहाँ सरकार से आप। देखिए उसके बावजूद जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो अभी तक में 2 बार सदन आए हैं मात्र। एक दिन आए थे तो सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि वो शराब पी करके आए हैं, ठीक से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। आप मेरा इंटरव्यू देखी होंगी, मैंने पूछा भी है आरजेडी के कई विधायकों से, तो उन लोगों ने कहा कि भाई उनका चूंकि उनके पैर की स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए वो खड़े नहीं थे। तो बिहार विधानसभा का जो नज़ारा है पूरा सदन के बाहर से लेकर के सदन के भीतर तक का जयंती, वो विचित्र नज़ारा है। और ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके की वाणी बोली जाएगी, इस तरीके की और संसदीय भाषाओं का इस्तेमाल होगा, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि एकमात्र ऊपर वाला यानी कि भगवान ही जो है वो बचा सकता है। राजीव जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है, जैसा आपने जिक्र किया कि विपक्ष के द्वारा जिस तरीके का आचरण अपनाया जा रहा है या जिस तरीके की संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कतई सही नहीं है और उसको सही ठहराया भी नहीं जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो कि महिला मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की, उनके लिए लड़की जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ए लड़की कह के उनको संबोधित करते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को गिराने का काम करता है राजीव जी। तो ये जो आचरण अपनाया जा रहा है, ये दोनों तरफ से अपनाया जा रहा है, बिहार की जनता देख रही है सब कुछ। नहीं देखिए जयंती जी, चूंकि आपने जो सवाल पूछा है इसलिए मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि उस समय मैं परिषद में था, बड़ा अद्भुत नज़ारा था उस समय का कि राबड़ी देवी जो है वो सवाल पूछ रही होती है और अचानक बिहार के मुख्यमंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं ए लड़की बैठो बैठो। देखिए नीतीश जी की जो मतलब चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बिहार का हेड हूँ, एक चैनल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ राष्ट्रीय समाचार को, मुझे लगता है कि मुझे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो लगातार विपक्ष कह रहा है जी। मैं विपक्ष की बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाई वीरेंद्र से भी आज मेरी बातचीत हुई, आज मैंने उनका इंटरव्यू किया है, कल आलोक जी से बात हुई थी, परसों आरजेडी कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई। तो उन लोगों का ये कहना था कि भाई मानसिक रूप से नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से बीमार हो चुके हैं और यही वजह है जो भी आपका सवाल है, इसी सवाल को लेकर के नीतीश कुमार के ऊपर आज टिप्पणी की गई है कि भाई वो तो मुर्दा है, बेजान है। क्योंकि देखिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, नीतीश कुमार की उम्र भी लगभग 74 साल के करीब हो चुकी है और बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन रहे हैं नीतीश कुमार। मुझे याद है मैंने कई बार उनका इंटरव्यू किया है जयंती, कि वो ऐसे सीजन सीएम रहे हैं कि जो आम पत्रकार जो जब सड़क पे नीतीश जी निकलते थे और आम पत्रकार भी अगर माइक लेकर हाथ देता था तो मुख्यमंत्री की गाड़ी रुक जाती थी उनसे बात करने के लिए। और मैंने तो कई बार सीएम के साथ विधिवत यात्रा भी किया है, इतने प्रतिकूल वो जवाब देते थे किसी भी सवाल का, आम जनता की समस्याओं को लेकर के बहुत ही गंभीर रहते थे। और आप देखिए कि बिहार में महिलाओं के लिए उन्होंने कितना काम किया, जीविका जैसी जो योजना है बिहार में, आज उसमें करोड़ों 1 करोड़ 14 लाख महिलाएं उसमें संभवतः हैं जीविका में, उस योजना से जुड़ी हुई है, उनको स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है। 10,000 रुपये उनको दिए गए हैं। आप देखिए कि 2 लाख रुपये उनको दिए जा रहे हैं ताकि छोटे छोटे उद्योग धंधों को वो स्थापित कर सके। महिलाओं के प्रति उनका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। बिहार में जो बिहार पुलिस की भी बहाली हुई है जयंती, उसमें 50% लड़कियां उसमें बिहार पुलिस में बहाल हुई हैं। 35% पंचायत चुनाव में आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार का जो रुख था परसों बिहार विधान परिषद में, और जिस तरीके से उन्होंने राबड़ी देवी को एक लड़की कह करके संबोधित किया, बताइए कि राबड़ी देवी उनका जो मुझे लग रहा है कि उनकी जो नाती नतनी है उनकी उम्र लगभग 20-25 साल है, युवा है सब। और आप एक ऐसी लेडी को जो 70, 71, 72 साल की हो, उनको अगर आप एक लड़की कह रहे हैं। बाद में तो जो जेडीयू के नेता है श्याम रजक जी, उनसे हमारे सहयोगी ने जब पटना में 1-to-1 किया था तो वो कहते कि अरे ये तो देवर भौजाई का मामला है, क्योंकि फगुआ का समय आ गया, होली का समय है तो हंसी मजाक चलते रहता है। श्याम रजक ने इस बात को टाल दिया हंसी मजाक के लहजे में।
लेकिन ये बात वाकई में काफ़ी गंभीर है कि एक राज्य, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो अगर इस तरीके की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल सदन के भीतर कर रहा है। अब देखिए कि परसों तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि अरे तुम बैठो, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ के समय को मैं जानता हूँ, उन लोगों को मैंने देखा है क्या किया है, उन्होंने क्या काम किया मुझे सब पता है। तो अगर एक मुख्यमंत्री इस तरीके की असंसदीय अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा सदन के भीतर में, तो निश्चित तौर पर सदन की गरिमा जो है वो तार-तार होगी। और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से विपक्ष जो है आज भी काली पट्टी लगा करके सदन के बाहर हंगामा कर रहा था इसी मुद्दे को लेकर के कि भाई एक राज्य के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके हस्बैंड मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लालू यादव मतलब भीड़ के नेता माने जाते हैं, जनता उनके साथ है, पूरी तरीके से जनता उनके साथ रही है, 15 साल उन्होंने शासन किया बिहार में। और ऐसे अगर आप एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को अगर आप ए लड़की कहकर कहते हैं कि ए लड़की बैठो बैठो, तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो आपकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करेगा। और आज आप देखिए कि आरजेडी ने आज ट्वीट किया है विधिवत, क्योंकि सदन के भीतर सदन के बाहर सत्ता पक्ष ने जवाब जब इसको लेकर नहीं दिया, तो आज अंततः आरजेडी को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करना पड़ा, तेजस्वी यादव को ट्वीट करना पड़ा और यह कहा गया कि भाई ये मुर्दा मुख्यमंत्री हैं। जी जयंती। जी बिल्कुल। और जाहिर है अभी देखिए जिस तरीके से आप थोड़ा बहुत मुस्कुराए उस पूरे प्रकरण को याद करते हुए, बिहार में जो जनता है वो भी देखकर शायद ये सोच ही रही होगी कि फिलहाल गद्दी पर किस तरीके के नेताओं को बिठाया है। क्योंकि जाहिर है देखिए जब आप विधानसभा में खड़े होते हैं तो एक पूरे राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व आप कर रहे होते हैं, और उस समय अगर इस तरीके का आचरण, सिर्फ वही नहीं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी आते हैं और अनुपस्थित रहे कई बार, तो अब तेज प्रताप यादव का भी उस पर बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जख्म भरने में तो समय लगता है। अब ये नहीं पता कि वो ये तंजिया लहजे में बात कह रहे हैं या फिर वाकई में अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए उनके मन में थोड़ी संवेदना जो है वो बाकी है। लेकिन जिस तरीके का आचरण जो है वो नजर आ रहा है, ये क्या कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी ऐसा ही कुछ रहा तो बिहार की जो जनता है वो कैसे विश्वास कर पाए कि उनके विकास के मुद्दों की बात विधानसभा के पटल पर होगी। राजीव जी। देखिए जयंती, नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब आज से कुछ दिन पहले जब एक महिला मेडिकल के जब छात्राओं को विधिवत जॉब का वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, तो आपको याद होगा कि कलकत्ता की एक बच्ची थी जो कि मेडिकल कंप्लीट की हुई थी और उसको विधिवत जाना था जॉब में, और उसको जब बुलाया गया तो वो हिजाब पहनी हुई थी और सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री ने उसका हिजाब खींच लिया था। पूरे देश स्तर पर इस हंगामा हुआ। हालांकि जेडीयू ने उसको लेकर कोई रिपेंटेंस नहीं किया। जेडीयू ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री हैं और जो डॉक्टर बनेगी, जो लड़की जो जाकर डॉक्टर बन के इलाज करेगी, क्या वो हिजाब पहन करेगी? क्या उसको चेहरा अपना दिखाने का अधिकार नहीं है? तो जेडीयू ने विधिवत उसका बचाव किया था। उसके थोड़ा सा पीछे आपको लिए चलते हैं, जब विजया लक्ष्मी थी एक मंच पे, बिहार के सीनियर IAS अधिकारी हैं, तो उनके साथ भी नीतीश कुमार ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया था विधिवत सार्वजनिक कार्यक्रम में। उन्होंने कई महिलाओं के कंधे पर हाथ। जी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिलहाल विधानसभा में जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर लगातार सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे। जी राजीव जी। नहीं, मैं कह रहा था जयंती कि जो ACS सिद्धार्थ थे, उनके कपार पर उन्होंने गमला रख दिया था। तो नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। और आप देख लीजिए कि उसके बाद जब बिहार में चुनाव हुआ है तो किस तरीके से उनको ओवर क्राउडेड मेजोरिटी मिली है। तो ये पब्लिक भी जो है वो आप कह सकते हैं कि पब्लिक के मिजाज का कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सबके बीच जयंती इतना तय है कि नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता है। नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में, चूँकि 1990 के दौर को आपने नहीं देखा होगा, हम लोग भी उस समय छोटे थे, लेकिन मुझे याद है थोड़ी बहुत, जब मैं बड़ा हुआ 2005 तक में, तो मैंने देखा है। तो यही वजह है कि जनता जो है वो नीतीश कुमार को न चाहते हुए शासन में लाती है। आप देख लीजिए केंद्र में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है अभी, उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं। और हमारे साथ विवेक हैं, हमारे सहयोगी हैं, मैं इनसे भी थोड़ा कुछ कमेंट ले लेता हूं, चूँकि सुबह से लगातार ये भी मेहनत करते हैं सदन में। विवेक, सदन की खूबसूरती, मैं खूबसूरती थोड़ी सटायर के रूप में मैं कह रहा हूँ आपको, इन दिनों निकल कर बाहर सामने आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है कभी राबड़ी देवी को लड़की कह देते हैं, कभी तेजस्वी यादव के ऊपर सत्ता पक्ष यह आरोप लगाता है कि भाई वो शराब पीकर लड़खड़ाते हुए सदन के भीतर आ रहे हैं। कैसा लगता है बतौर जर्नलिस्ट, सदन के भीतर और बाहर आप चूँकि कवर करते हैं हमारे साथ, आप कैसा फील करते हैं कि वाकई में राजनीति का यह एक गिरता हुआ स्तर है, या फिर क्या राजनीति को इन लोग, ये तमाम नेतागण, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अब इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर शब्द अपनी राजनीतिक मर्यादा की सीमाओं को लांघ रहा है? बिल्कुल, शब्द का तो मर्यादा अब नहीं कह सकते कि बिहार की राजनीति में अब रह गया है। बिहार की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति में, शब्दों का इस तरीके से जो
चयन किया जाता है, जिसको जो है एक आम पब्लिक भी नहीं कर सकता है अगर सार्वजनिक कहीं मंच पर है तो। जब विधानसभा में कई बच्चे भी देखने आते हैं, दीर्घा कक्ष में कई स्कूल कॉलेज के बच्चे भी आते हैं देखने के लिए कि विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलती है, तो एक तरफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव जब बजट पे भाषण दे रहे थे और वो लड़खड़ाते दिख रहे थे, उस समय कई सवाल उठे। उसके बाद आप विधान परिषद में देख लीजिए, राबड़ी देवी को किस तरीके से नीतीश कुमार ने लड़की तक का शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद ही वो तेजस्वी यादव को लेकर कई शब्दों का जिक्र किया। लेकिन आज जो है तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार का वो जो तस्वीर है, वो तस्वीर को साझा किया, जिसमें विधान परिषद में राबड़ी देवी को जिस तरीके से लड़की शब्द का प्रयोग करते हुए नजर आए, तो उसको उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि देखिए किस तरीके से गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए हैं नीतीश कुमार जी। और आज ही जो सदन में मनेर से संबंधित एक कोई मुद्दा था, उस समय मुद्दे वो भाई वीरेंद्र वहाँ के विधायक हैं, वो उठा रहे थे, तो उनके टी शर्ट पर जो अभी ठंड का मौसम, अभी ठंड पूरी तरीके से गया नहीं है, लेकिन ठंड में उस स्वेटर पहन कर आए थे। उस स्वेटर को लेकर कहा कि उस स्वेटर अभी काहे पहन के आए हो, तो यानी तो कहा कि आप ही ने दिए थे ना, आप हमेशा देते हैं, आप भूल जाते हैं क्या आप। वहाँ भी उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने कहा कि भाई जब आप दवाई खाकर आते हैं तब आप सही रहते हैं। तो फिर उनका बचाव करते हुए सम्राट चौधरी खड़ा होते हैं और कहते हैं कि अभी ठंड है जो खत्म हो गई है, स्वेटर कम से कम उतार दीजिए, उसको लेकर कह रहे। कल देखा आपने कि सुनील सिंह को जो है टीका पर सवाल उठाए कि टीका आप क्या लगाए हुए हैं यहाँ पे, इशारा करते हुए, तो सर हम पूजा करके आए हैं। आनंद सिंह के भी टीका पर सवाल खड़ा किया था नीतीश जी। जब आनंद सिंह आए थे शपथ लेने के लिए, जब विधानसभा के अध्यक्ष से औपचारिक मुलाकात करने के बाद सीएम से प्रणाम करने के लिए सीएम के पास गए थे, तो सीएम कहे कि कहाँ से टीका लगा लेते हैं जेल में भी, भाई जेल में तो आप तो जेल में हैं, कहाँ से जेल में टीका लगा लेते हैं। तो उस समय तो वो तो मुस्कुराते वहाँ से निकल दिए। लेकिन अब अभी जो अगर विधानसभा की कार्रवाई का दोनों सदनों का अगर देखते हैं तो दोनों में पूरी तरीके से नोकझोंक है और भाषा का जो मर्यादा है पूरी तरीके से दोनों सदन के नेता जो भूल चुके हैं। अशोक चौधरी एक दलित जाति से आते हैं, अशोक चौधरी को लेकर जिस तरीके से सुनील सिंह ने अभद्र टिप्पणी की, जो आरजेडी के एमएलसी हैं उनके बारे में यहाँ तक गाली गलौज तक आ गया। उस जो क्लिप को है विधान परिषद के जो सभापति हैं उसको एक दिन के लिए जो है कर हटाने का भी कहा कि हटाइए उसको, और एक दिन के लिए जो है आरजेडी के तमाम एमएलसीओ को जो है कर दिया, सदन से बैन कर दिया गया था। तो यानी कि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अभी जो बिहार में आरजेडी का जो हसन हुआ है 25 सीट है, 25 सीट पर भी तेवर वही दिख रहा पुराने। जयंती, विवेक एक बहुत ही अच्छी चीज को टच कर रहे हैं और मैं उस पर आ ही रहा था जी। कि विपक्ष के पास अब पर्याप्त संख्या बल नहीं है। आप इस चीज को देखिए कि 243 का स्ट्रेंथ है बिहार विधानसभा में, उसमें से मात्र 41 विधायक जो हैं वो विरोध में है और 202 विधायक जो है वो सपोर्ट में है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो सत्ता पक्ष है उसका मनोबल हाई रहता है और विपक्ष काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। मुझे याद है कि जो पिछली विधानसभा थी उसमें 80-82 के करीब जो है वो आरजेडी के विधायक थे, 25, 18, 19 कांग्रेस के विधायक थे। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को चलने नहीं दे रहा था सदन के भीतर, क्योंकि लगभग नेक टू नेक थे वो लोग। 102-3 सत्ता पक्ष के करीब, 120-21 के करीब जो है वो सत्ता पक्ष के लोग थे और 118 के करीब विपक्ष के विधायक थे। तो ऐसी स्थिति में जो है वो सदन के भीतर अगर कुछ भी ऐसा होता था तो ये लोग आकर के विधानसभा अध्यक्ष के सामने की मेज को पलट देते थे विपक्ष, और इतना हंगामा करते थे कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता था। लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ी विपरीत हैं। इस बार जो है वो विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि उनके पास इतनी भी संख्या नहीं है कि वो जोर से बोल सकें, तो ताकि आवाज़ जो है वो अध्यक्ष तक पहुंच सके। और यही वजह है कि इसका फायदा जो है वो सत्ता पक्ष ले रही। और दूसरी तरफ जिस तरीके से विवेक बता रहे थे कि विधान परिषद की वो घटना थी परसों की, और सुनील सिंह जो कि मुंह बोले भाई हैं राबड़ी देवी के, जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अशोक चौधरी, उन दोनों के बीच गाली गलौज हो गया सदन के भीतर। स्थिति इतनी खराब हो गई कि अवधेश नारायण सिंह जो सभापति हैं उन्होंने विधिवत विधान परिषद के में प्रश्नावली में यह कहा कि भाई ये तमाम चीजें जो हैं ये विधान परिषद के अंतर्गत प्रकाशित नहीं होंगे, इसको कोई मीडिया प्रकाशित और प्रसारित नहीं कर सकता है। और उसके बाद एक दिन के लिए जो है वो आरजेडी के विधायकों को विधान परिषद से बाहर कर दिया गया। यानी कि, और आप देखिए कि कल विधान परिषद में आरजेडी के एक भी विधायक उपस्थित नहीं थे, चौधरी विधान परिषद सदस्य उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उनको डिबार कर दिया गया था। तो स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन सबके बीच चूंकि अब 5 साल इस सरकार को चलना है और
अभी नीतीश जी ने आज भी भाई वीरेंद्र को लेकर काफी टीका टिप्पणी की, फिर सम्राट चौधरी को बचाव में उतरना पड़ा, और आप देखी भी होंगी, अगर आप कार्रवाई देखती राजीव होंगी जी, लेकिन तो क्या नीतीश क्या कुमार की बातों ये को कहा बहुत जा कुछ- सकता है कि इतने सारे मुद्दे बीच में अगर देखा जाए तो आरजेडी ने एक मुद्दे को बहुत तूल दिया और अभी भी लगातार उस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। नीट छात्रा से जुड़ा जो मुद्दा था उसको लेकर बहुत तूल दिया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं घूम फिर कर जो सुई अटक गई है वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर आकर ही अटक गई है कि आप बीमार हैं। और जैसा अभी विवेक ने भी याद दिलाया और वो संवाद सबने सुना जिसमें भाई वीरेंद्र ने कहा कि आप दवाइयां खा लेते तो ज्यादा बेहतर होता, आप दवाइयां खाकर आया कीजिए, बिना दवाई खाए मत आया कीजिए। इस तरीके के जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या घूम फिर कर जो सुई है वापस नीतीश कुमार स्वस्थ है या फिर नहीं है, इसी पर आकर अटक गई है? राजीव जी, देखिए जयंती, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि नीट छात्रा का जो मामला है सिर्फ नीट छात्रा तक ही वो सीमित नहीं है। आप देख लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका ग्राफ गिरा है। हालांकि पुलिस जो है वो इनकाउंटर कर रही है, कल भी सुबह में पटना में इनकाउंटर किया गया, पटना के रिमोट एरिया में, कुछ दिन पहले बेगूसराय में इनकाउंटर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद बिहार में अपराध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए कि मधेपुरा में एक बच्ची जो है वो हॉस्टल में रहती थी और उसका बॉडी वहाँ से बरामद होता है। नीट छात्रा जो कि जहानाबाद की रहने वाली थी, यहाँ से 50 किलोमीटर है, वहाँ उस छात्रा के साथ घटना क्या होती है ये सबको पता है कि अभी तक सीबीआई को वो मामला दिया गया है, सीबीआई ने अभी तक उसको टेक ओवर नहीं किया है। एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा कि भाई उस लड़की के का जो कपड़ा था उस पर स्पर्म मिला है, यानी कि उनके साथ रेप की घटना हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो पहुंच नहीं पाई है कि वाकई में कौन है। नीट छात्रा का मामला इतना दिल्ली के जंतर मंतर तक वहां तक पहुंचा, वहां पर जाकर के उनके माता पिता ने प्रदर्शन किया और भी उनके लोग साथ थे। और जब डीजीपी से मिलने जाती है उनकी माँ, आज से लगभग एक सप्ताह पहले, तो उनकी माँ को डीजीपी कहते हैं कि तुमको बुलाया कौन था कि तुम चली आई हो मिलने के लिए, और मीडिया में क्यों तुम अलबल बयान दे रही हो। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आज जब भाई वीरेंद्र से मेरी बात हो रही थी, आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पर तो कम से कम आप लोग भी, मीडिया भी कम से कम सवाल खड़े करें, क्योंकि मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर मीडिया कर्मियों को भी पीटा जा रहा है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो वाकई में स्थिति अच्छी नहीं है, और इस मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार जो है वो कहीं ना कहीं से घिरती दिख रही है, और विपक्ष अब इसे मुद्दा बना रहा है। हालांकि नीतीश कुमार चूंकि सदन के भीतर ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उसके बाद नीतीश कुमार को जो है वो उनके ऊपर विपक्ष जो है वो तंज कसता है, और अभी आप स्क्रीन पर दिखा भी रही हैं किस तरीके से आरजेडी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर के ट्वीट किया है। लेकिन मामला वाकई में नीतीश कुमार के बीमार होने का नहीं है। मामला यह है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति, जो कि जिनके विषय में कहा जाता था कि बिहार में योगी मॉडल लाएंगे, बिहार के वो योगी हैं, पटना में जगह जगह पोस्टर लगे थे, इन्हीं सड़कों पर पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन उनको जब होम मिनिस्टर बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया, और जिनके जिम्मे जो है वो बिहार का गृह विभाग है, पुलिस कंट्रोल सीधे तौर पर उनके अंदर है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में भी आप जानती सुरक्षित नहीं है, खुद को महसूस कर सकती हैं, ये स्थिति है। पटना में सरेआम जो लफंगे हैं गाड़ी से वो लफंगागिरी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उस पर नकेल नहीं कस रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा समस्या है, एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए, और निश्चित तौर पर विपक्ष जो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को भी सदन के भीतर जो उठा रहा है, बाहर में हंगामा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है ये। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का है। तो नीतीश कुमार जो है वो, उनके ऊपर पिछले 1-2 साल से ये आरोप लगते रहे हैं कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। विपक्ष लगातार उनके ऊपर आरोप जो है वो लगातार है। इवन कि जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, आप याद कीजिए आज से 2 साल पहले, तो बीजेपी भी ये आरोप लगा रही थी नीतीश कुमार पर कि भाई नीतीश कुमार जो है वो, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और इसलिए कुछ से कुछ जो है वो सार्वजनिक जगहों पर जाकर बोलते रहते हैं। कब क्या कर बैठेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। कभी किसी को, 2 व्यक्ति को मिल करके सिर मिलाते हैं, कभी किसी महिला कंधे पर हाथ रख देते हैं। तो ये मामला कोई आरजेडी आज नहीं उठा रही है, बल्कि जब बीजेपी जिस समय विपक्ष में थी आज से 2 साल पहले, उसमें बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही थी। लेकिन इसके बावजूद ये बिहार की जनता है, 14 करोड़ जनता का मैंडेट है उनको, नीतीश कुमार को, इसलिए आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ओवर कोटेड मेजोरिटी में आए हैं। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है अब गंभीर होता चला जा रहा है, और इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है कि विधानसभा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो अभी तक विपक्ष कह रहा था कि जनता से जुड़े मुद्दे वो उठा रहा है पटल पर, अब वो भी कहीं ना कहीं भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। और जैसा आपने देखा कि बिहार में फिलहाल विधानसभा का जो बजट सत्र जो शुरू है
उसमें लगातार बयानबाजी का दौर शुरू है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही हैं, उस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे विपक्ष कितना तूल देता है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष का क्या जवाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।